डियर स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के नए वीडियो में, जिसमें हम अगले न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की बात करेंगे। इससे पहले हमने एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखा था, तो हम दूसरे प्रॉब्लम की ओर आते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है। इसमें लिखा है कि अ पीस ऑफ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर इन वन डायरेक्शन and a compressive stress of 50 Newton per mm square in a direction perpendicular to the previous one. Find fully the stresses on a plane, the normal of which makes an angle of 40 degree with the 70 Newton per mm square stress. तो इस प्रॉब्लम में जैसे ही मैंने बताया था कि प्रॉब्लम आती है, तो हम सबसे पहले उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो ड्राइंग होता है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि एक एलिमेंट है, स्ट्रेस एलिमेंट। उसमें एक स्ट्रेस जो है वो टेंसाइल है और दूसरा कंप्रेसिव। एक को हमने यहाँ पे स्ट्रेस ब्लॉक में सॉरी जो हमारा स्ट्रेस एलिमेंट है इसमें हमने दिखाया एक टेंसाइल स्ट्रेस। उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है 70 MPa। जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो 50 MPa। इसके बाद इसमें कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा है तो वो नहीं लिखा हुआ है। ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा। मैंने डायरेक्शन लिख दिया, इसलिए मुझे साइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि एंगल कितना होगा। एंगल यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखा है कि कोई भी इंक्लाइन पे इतने डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है, तो यहाँ पे वो मुझे एक्सेस करना होगा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक ऐसे प्लेन पे स्ट्रेस निकालना है जिस प्लेन का नॉर्मल इस 70 MPa वाले स्ट्रेस के डायरेक्शन से 40 डिग्री बना रहा हो। यानी किसी भी प्लेन का नॉर्मल जो होता है उस प्लेन का या उस इंक्लाइन प्लेन का एरिया वेक्टर कहलाता है। किसी भी एरिया का जो वेक्टर होगा वो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। तो सिंपली जिस प्लेन की बात कर रहे हैं उसका एरिया वेक्टर जो है वो 40 डिग्री बना रहा है। किससे? इस 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर वाले स्ट्रेस से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर वाला स्ट्रेस इसको दिखा देते हैं। अब इससे जो एरिया वेक्टर है यानी नॉर्मल ऑफ द प्लेन, जो इंक्लाइन प्लेन है वो 40 नहीं बना रहा है बल्कि उस प्लेन का जो नॉर्मल है। तो मान लीजिए इससे, और चूंकि एंगल लिखा है सीधा 40 डिग्री, तो हम एंटी क्लॉकवाइज उसको लेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग मानते हैं कि वो पॉजिटिव होता है। तो इधर से हम 40 डिग्री ऊपर बढ़ते हैं और ये एंगल बनता है। तो ये एंगल किसका होगा? एरिया वेक्टर का, यानी उस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो 40 डिग्री बनाएगा। तो प्लेन इसके क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो दिस इज द प्लेन एंड दिस इज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। दिस इज नॉर्मल। और ये डायरेक्शन किसका है? 70 MPa वाला स्ट्रेस का डायरेक्शन है। तो इनके बीच का एंगल 40 डिग्री हो गया और ये हमारा इंक्लाइन प्लेन हो गया। तो अब इंक्लाइन प्लेन के एंगल को हम लोग किसी भी स्ट्रेस एलिमेंट में कैसे दिखाएंगे? वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बन रहा है उसको हम लोग रिपोर्ट करेंगे कि वो थीटा होगा। यहाँ पे थीटा डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते कि ये 40 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर 40 है तो ये वाला ये 50 होगा, ये 40 होगा, ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो एंगल है वो किसी वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइन प्लेन का एंगल अब हम लोग निकालेंगे। वर्टिकल फेस से एंटी क्लॉकवाइज में 40 डिग्री जाने के बाद हमें इंक्लाइन प्लेन मिल रही है। तो इसे अब हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये हमारा थीटा हो गया। तो इस तरह अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी चीज़ें हमें गिवन है। वो ये गिवन है, सिग्मा एक्स जो है 70 MPa पॉजिटिव है, सिग्मा वाई जो है वो कंप्रेसिव है तो -50 MPa। डायग्राम में हमने नेगेटिव नहीं लिखा, लेकिन वैल्यू जब हम लिखेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे। इसके बाद हमारा टाउ एक्स वाई नहीं है, कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं है तो वो 0 लिख लेंगे। और थीटा हमारा जो है वो 40 डिग्री है, क्योंकि थीटा एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है वर्टिकल फेस से। कभी भी हम इंक्लाइन प्लेन का एंगल वर्टिकल फेस से लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज होगा, इधर होगा तो नेगेटिव ले लेंगे। तो ये वैल्यू मुझे पता चल गया। अब मुझे निकालना क्या है? स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन, यानी सिग्मा एन और सिग्मा टी। हमने एज्यूम किया दोनों को, जो हमारा आंसर आएगा हम इसको
वहाँ पे चेंज करके लिख देंगे। तो देखिए सिग्मा एन की फॉर्मूला यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ये बाई एक्सियल हो गया और फिर से मुझे अलग से बाई एक्सियल का फॉर्मूला याद नहीं करना पड़े, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने एक फार्मूला याद किया। अब यहाँ पे टाउ एक्स वाई 0 है, तो ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा, इसको हटा दिया गया तो सिर्फ ये टर्म बच गया। अब यहाँ पे मैं रखूँगा 70 प्लस के बाद माइनस हो जाएगा, इसका साइन निगेटिव है, बाई 2 प्लस 70 माइनस ऑफ -50 बाई 2 cos 2 इंटू 40 डिग्री। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो 20.42 MPa। इसके बाद अगर हम सिग्मा टी निकालें तो सिग्मा टी आ जाएगा, फिर से वो फॉर्मूला लिखेंगे माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और साइन थीटा प्लस, अब टाउ एक्स वाई का जो टर्म होगा, क्योंकि टाउ एक्स वाई 0 है तो उसका टर्म आएगा ही नहीं, तो हम यहीं पे स्टॉप कर लेंगे। और यहाँ पे वैल्यू होगी -70 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 50/2 साइन 80 डिग्री, और ये नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -59.09 MPa। तो ये हमारे स्ट्रेसेज हो गए। अब मैं यहाँ पे बगल में लिख दूंगा, ये पॉजिटिव आया मतलब टेंसाइल, ताकि मैं अपने डायग्राम में इसको शो कर सकूं। ये नेगेटिव आया तो नेगेटिव का मतलब है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए। अगर पॉजिटिव आता शियर स्ट्रेस तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो यहाँ के अनुसार जो हमारा आंसर है वो सही है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि मटेरियल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो अब हम इन चीज़ों को यहाँ पे दिखा देंगे अपने डायग्राम में। फाइनल डायग्राम हमारा वो यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सिग्मा टी की लिख देंगे, यहाँ सिग्मा टी की लिख देंगे, तो हमारा फाइनल डायग्राम बन गया। अभी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड फुल्ली द स्ट्रेसेज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन पे फुल्ली निकालना है स्ट्रेस, यानी सिर्फ उस प्लेन की बात कर रहे हैं, उस प्लेन पे रिजल्टेंट स्ट्रेस और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी दिखानी होगी। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा आर जो लिखते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस के लिए, ये हो जाता है सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टी का स्क्वायर और इन दोनों के सम का स्क्वायर। तो ये हम करेंगे, सिग्मा एन हमारा आया था 20.42 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 59.09, इसका स्क्वायर करेंगे, ये दोनों करने पे आता है 62.52 MPa। ये हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस है। यहाँ फाई निकालना है तो फाई होता है tan इनवर्स सिग्मा टी बाई सिग्मा एन। इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो tan इनवर्स सिग्मा टी कितनी है, सिग्मा टी आई है -59.09 डिवाइडेड बाई सिग्मा एन 20.42। अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये आता है 70.93, ये आता है। तो अब इसको हम लोग चाहें तो डायग्राम में दिखा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ कर दूँ तो इंक्लाइन प्लेन, इसका एंगल मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, ये 40 डिग्री पे इंक्लाइंड है। इस पे जो लग रहा है स्ट्रेस वो पॉजिटिव आया था 20.42। इसके बाद ये आया था -59.09, इतना आया था। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने उसका वो डायरेक्शन दे दिया। सिग्मा आर जो है, सिग्मा आर वो निकल के आया है कितना, सिग्मा आर इज इक्वल टू 62.5। तो सिग्मा आर को हम लिख सकते हैं 62.52 MPa। अब ये एंगल देखिए कैसे लिखते हैं, एंगल हमारा क्या आया है, यहाँ पे नेगेटिव आया है। पॉजिटिव एंगल को एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम करते हैं, तो नेगेटिव एंगल जो होगा वो क्लॉकवाइज एज्यूम करेंगे। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ क्लॉकवाइज। और जो एंगल होता है फाई, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, तो नॉर्मल से रिजल्टेंट स्ट्रेस के बीच का एंगल होता है। तो नॉर्मल से हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, और देखिए यहाँ पे इससे पता भी चल रहा है कि यहाँ से ये 70.93 डिग्री होगा। यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे
वैल्यू नेगेटिव आई है जो कि बता रहा है कि इधर क्लॉकवाइज जाना है, तो हम यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे और मुझे ये मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है फुल्ली स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 3 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसमें लिखा है कि एक एलिमेंट प्लेन स्ट्रेस में है जिसमें स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स इक्वल टू 120 न्यूटन पर एम स्क्वायर लग रहे हैं, सिग्मा वाई 45 न्यूटन पर एम स्क्वायर। दोनों ही स्ट्रेस लिखा है कि ये टेंसाइल स्ट्रेसेज हैं, सिग्मा एक्स भी पॉजिटिव सिग्मा वाई भी पॉजिटिव। और सियरिंग स्ट्रेस जो है वो 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर लिखा है। तो सियरिंग स्ट्रेस का साइन कुछ नहीं दिया है, मतलब हम पॉजिटिव एज्यूम करेंगे। उसके बाद डिटरमाइन द स्ट्रेसेज एक्टिंग एज एन एलिमेंट रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज थ्रू एंगल 45 डिग्री। तो हम देखते हैं जो क्वेश्चंस में जो भी चीज़ें दी गई हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। साथ में लगे हाथों हम इसी क्वेश्चन को मोर सर्किल के मेथड से भी यूज करके सॉल्व करके देखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये दिया है कि एक स्ट्रेस एलिमेंट, इसमें दोनों ही टेंसाइल है। तो सिग्मा एक्स मैं लिख लेता हूँ, सिग्मा वाई लिख लेता हूँ, और शियर स्ट्रेस पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस की एक ही वैल्यू दी गई है। ऐसा नहीं है कि इस फेस का अलग इसका अलग दिया है। पॉजिटिव शियर स्ट्रेस का मतलब हो गया कि अगर किसी भी एक फेस पे पॉजिटिव शियर स्ट्रेस लग रहा है तो सारे ही फेसेस पे पॉजिटिव शियर स्ट्रेस लगेंगे। तो चूँकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर फेसेस जो होते हैं उनमें शियर स्ट्रेस को लिखने का या शो करने का तरीका कुछ अलग होता है। पॉजिटिव शियर स्ट्रेस की बात मैंने बताई थी कि पॉजिटिव फेस पे अगर पॉजिटिव डायरेक्शन हो तो उसे पॉजिटिव शियर स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव फेस है, पॉजिटिव एक्स फेस है, इस पर मैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में यानी इधर स्ट्रेस लगाऊंगा, और इसमें भी ये पॉजिटिव फेस है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगाऊंगा। तो ये डायरेक्शन ऐसे होगा, यानी इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। तो इसी तरह पॉजिटिव शियर स्ट्रेस इधर लगेगा और ये स्ट्रेस है सिग्मा वाई एंड सिग्मा एक्स, ये लगेंगे। इनकी वैल्यूज जो क्वेश्चन में है, सिग्मा एक्स की वो 120 MPa, सिग्मा वाई की 45 MPa। जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें हम सबसे पहले लिखते हैं और ड्राइंग को सबसे पहले बनाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें करने से हमें आधी चीज़ें पता चल जाते हैं कि हमें करना क्या है। इसके बाद टाउ एक्स वाई दिया है, टाउ एक्स वाई दिया है 30 MPa। ये वैल्यूज यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या यहाँ मैंने लिख दिया तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारा स्ट्रेस एलिमेंट है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इस स्ट्रेस एलिमेंट को 45 डिग्री से रोटेट कर दिया गया। तो उस रोटेटेड एलिमेंट का जो स्ट्रेस कंडीशंस है या स्ट्रेस के वैल्यूज हैं वो निकालने हैं। यानी हमने क्या किया, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई का था, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन। हमने क्या किया, एक्स को रोटेट करके 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में रख दिया। इस पूरे एलिमेंट को 45 डिग्री से रोटेट किया। हमारे फेसेस जो हैं वो इस तरह से हो जाएंगे। तो ये जो स्ट्रेसेस हैं अब इनका नाम बदल गया, ये x1 हो गया और ये डायरेक्शन जो है ये y1 डायरेक्शन हो गया। x1 y1, x से x1 के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। तो यहाँ पे ये जो अब नए स्ट्रेस एलिमेंट्स होंगे, नए स्ट्रेस रिजल्टेंट्स, वो सिग्मा x1 टाउ x1 y1, इधर भी टाउ x1 y1, इसको सिग्मा y1, इसको सिग्मा x1 सिग्मा y1, यहाँ पे टाउ x1 y1 टाउ x1 y1। तो इस फिगर में जो भी चीज़ें हैं वो मुझे निकालनी है, और इस फिगर में जो चीज़ें हैं वो मुझे दिया गया है। तो ये कंडीशन कब आया है, जब मैंने इस स्ट्रेस एलिमेंट को रोटेट कर दिया। तो रोटेट करने से ये स्ट्रेस के जो वैल्यूज हैं वो इन प्लेन्स पे बदल जाते हैं। तो इनके लिए मुझे क्लियरली पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मुझे यूज करना है। तो आई विल नाउ यूज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एंड कैलकुलेट सिग्मा x1 एंड टाउ x1 y1। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम लिखेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है,
अगर मैं इनमें सिग्मा एक्स की वैल्यू, सिग्मा वाई की वैल्यू, टाउ एक्स वाई की वैल्यू और थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे आंसर्स मिल जाएंगे इनके सिग्मा एक्स वन के। तो सिग्मा एक्स वन मेरा निकल जाएगा 112.5 MPa। इसके बाद टाउ एक्स वन वाई वन जो है वो आ जाएगा -37.5 MPa। अब मुझे यहाँ से ये पता चला कि टाउ एक्स वन वाई वन जो है वो निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। हमने पॉजिटिव माना था और पॉजिटिव आया भी है, तो इसका साइन यही रहेगा। लेकिन शियर स्ट्रेस को हमने क्या माना था कि ये पॉजिटिव है, इस फेस पे ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, यानी पॉजिटिव शियर स्ट्रेस है। और हमारी वैल्यू जो है वो यहाँ पे निगेटिव आ रही है। तो निगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है इंक्लाइन प्लेन के मटेरियल को क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। तो अब चूंकि हमने जब म्यूचुअली फेसेस के लिए लिखा तो वहाँ पे एक ही कंसिडरेशन होता है कि पॉजिटिव फेस और पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन यहाँ पे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से रिजल्ट निकालते हैं तो वो किसी एक प्लेन के कोरिस्पॉन्डिंग रिजल्ट निकलता है, और किसी एक प्लेन के कोरिस्पॉन्डिंग जब शियर स्ट्रेस को शो करना हो तो हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से वो उसका डायरेक्शन बदलते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है शियर स्ट्रेस की वो निगेटिव है, इसका मतलब मटेरियल को वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इसकी वैल्यू को हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी इधर दिखाना होगा। तो अब हमारा टाउ एक्स वन वाई वन अगर इधर हो गया है तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस जो है वो अपने आप इधर लगेंगे और टाउ एक्स वन वाई वन ऐसे लगेगा। फिर यहाँ पे भी ये शियर स्ट्रेस के डायरेक्शंस जो है इसके अपोजिट इधर और इसके अपोजिट इधर आएगा, टाउ एक्स वन वाई वन। तो हमारा टाउ एक्स वन वाई वन निकल गया, सिग्मा एक्स वन निकल गया। अब मुझे सिग्मा वाई वन निकालना है। तो सिग्मा वाई वन की वैल्यू निकालने के लिए मैं या तो क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में इस फेस का एंगल 45 प्लस 90 डिग्री पुट कर दूंगा थीटा की जगह पे, तो मुझे ये निकल जाएगा। या मुझे प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट पता है, जिसमें हम लोग को ये पता जानकारी मिली थी कि प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट के म्यूचुअल परपेंडिकुलर फेस के जो स्ट्रेसेज हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेज, उनका सम हमेशा बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सिग्मा एक्स वन प्लस सिग्मा वाई वन इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये बहुत इजी तरीका है, दोबारा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली अर्थमेटिकली इसे प्लस माइनस करके निकाल सकता हूँ। तो सिग्मा वाई वन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स वन। तो सिग्मा एक्स 120 है और सिग्मा वाई 45 है, इसमें से मैं घटा दूंगा 112.5, तो ये वैल्यू आ जाती है मेरी 52.5 MPa। तो इस तरह से हमने इस स्ट्रेस एलिमेंट से रिलेटेड सारे वैल्यूज निकाल लिए। अब मैं डायग्राम में इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ये गलती से सिग्मा वाई वन है, यहाँ पे 52.5 हो जाएगा, यहाँ पे 112.5 हो जाएगा, इसे मैंने लिख दिया है 30। अब मैं इसके नेगेटिव या पॉजिटिव साइन वो नहीं लिखूंगा, मैंने इसका डायरेक्शन सही कर दिया है, तो मुझे बस उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। तो इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब मुझे निकालना क्या है, इसी इसी प्रॉब्लम को मोर सर्कल मेथड से फाइंड आउट करना है। तो गोइंग टू मोर सर्कल मेथड। तो मोर सर्कल मेथड के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट चाहिए और उस एलिमेंट पे जो लगने वाले स्ट्रेस रिजल्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू चाहिए। अगर वो मुझे पता है तो मैं उससे एक मोर सर्कल खींच सकता हूँ और उस मोर सर्कल पे किसी भी एंगल पे इंक्लाइन प्लेन के लिए मैं स्ट्रेस एलिमेंट्स सॉरी स्ट्रेसेस को निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस ये हमारा स्ट्रेस एलिमेंट है जो कि दिया हुआ है, इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई है। तो इसे मैं कह लूँगा कि ये फेस ए है और ये फेस बी है। मोर सर्कल में जो हमारे प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट है उनमें फेसेज होते हैं और मोर सर्कल में उन फेस के कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं। तो सर्कल का एक पॉइंट इसके एक प्लेन का को या एक फेस को दिखाता है। तो हम लोग अगर डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन देखना चाहते हैं मोर सर्कल में, तो वो अलग अलग एंगल पे मिलेंगे। जैसे कि अलग अलग एंगल पे इसे रोटेट करने पे अलग अलग
इंक्लाइन प्लेन्स मिलते हैं, तो सर्कल में भी अलग अलग एंगल पे मूव करने से हमें दूसरे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि हमें उस इंक्लाइन प्लेन की जानकारी देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फेस ए पे जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कितना है। तो मैं फेस ए को पॉइंट ए की तरह दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं स्टेप्स नहीं लिखूंगा, स्टेप्स मैंने बताया है, मैं बस यहाँ पे उसके उसके बारे में बोलता रहूँगा और आप उसे फॉलो करते रहेंगे। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना है, 120। ये चूंकि 120 है और हमारा जो शियर स्ट्रेस है, अब यहाँ पे मुझे ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जिस फेस के ऊपर बात करते हैं सिर्फ उसे हम इंक्लाइन प्लेन मानते हुए और उसमें जो शियर स्ट्रेस का कन्वेंशन है वो लगाते हैं। तो देखिए मैं अभी इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, इस फेस की बात कर रहा हूँ, तो इस पे लगने वाला जो शियर स्ट्रेस होगा उसे हम इंक्लाइन प्लेन के कंसिडरेशन के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। तो ये शियर स्ट्रेस अगर 30 है और ये 30 का शियर स्ट्रेस क्या कर रहा है, इस फेस के एलिमेंट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा निगेटिव क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सॉरी। तो ये अगर 30 है तो ये इस फेस के मटेरियल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने 120 और 30 लिख लिया, मुझे एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट बी मुझे चाहिए। बी जो है वो ये फेस है, तो बी में लगने वाला ये स्ट्रेस कितना है, 45 MPa, और ये टेंसाइल है इसलिए पॉजिटिव, यहाँ भी टेंसाइल तो पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए ये जो शियर स्ट्रेस है वो इधर लग रहे हैं, तो ये शियर स्ट्रेस को अगर हम ध्यान से देखेंगे, सिर्फ इस इंक्लाइन प्लेन की तरह इसको कंसिडर करते हुए देखेंगे, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है ये शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। डायग्राम में भले ही ये दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन अगर एक एक पर्टिकुलर प्लेन की बात करें तो इसमें शियर स्ट्रेस पॉजिटिव होगा और इसमें शियर स्ट्रेस निगेटिव होगा, लेकिन म्यूचुअल परपेंडिकुलर फेस के कन्वेंशन के हिसाब से ये पॉजिटिव होगा ओवरऑल। तो यहाँ पे बी हो गया। अब मुझे सेंटर सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सेंटर सी का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, सिग्मा एवरेज 0 होता है। सिग्मा एवरेज जो है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 ये होता है। तो मैं इसकी जगह 120 प्लस 45/2 लिखूंगा, तो मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 82.5, 0। अब मुझे सर्कल के 2 पॉइंट्स मिल गए हैं जो कि उसके सर्कल के पेरीमीटर पे हैं और सेंटर मिल गया है। तो अगर मुझे इतनी चीज़ें मिल गई हैं तो मैं कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं अब एक कोऑर्डिनेट एक्सेस खींचूंगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास प्रॉपर स्केल होना चाहिए या ग्राफ पेपर होना चाहिए। बेटर रहेगा कि आप ग्राफ पेपर पे इसको सॉल्व करें। अगर ग्राफ पेपर कोई एग्जाम में या क्लासरूम में नहीं अवेलेबल होते हैं तो आप उसे स्केल के यूज से प्रॉपरली स्केल करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचूंगा। एक एक्सिस एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है। तो मैंने बताया था आपको कि हमारा जो एक्स एक्सिस है वो नॉर्मल स्ट्रेस को दिखाएगा और जो हमारा वाई एक्सिस है उसमें निगेटिव डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस को दिखाएगा, और जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, वो निगेटिव शियर स्ट्रेस को दिखाएगा। यानी शियर स्ट्रेस के केस में हम लोग जो है पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव दिखाते हैं। ये हमने सिखाया था। अब यहाँ पे मेरे पास स्केल है तो मैं एक एक सेंटीमीटर को 10-10, अगर मैं यहाँ पे देख लूँगा कि यहाँ पे 120 है तो 10-10 के इंटरवल में या 20-20 के इंटरवल में मैं 1 सेंटीमीटर को 20-20 न्यूटन पर mm स्क्वायर के इंटरवल में शो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ मैं मार्किंग कर देता हूँ, 20, 40, 60, 80, 100, 120। तो ये इंटरवल्स हो गए जो कि 120 तक गए। यहाँ से 20, 40, 60, इस तरह से ये 120 हो गया। इसी तरह इधर भी इधर 10, इधर भी 20 ले लिया मैंने, 40 ले लिया, 60 ले लिया, 20, 40, 60 ले लिया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20, 40, 60, -20, -40, -60। ये वैल्यूज मैंने लिख दिए हैं। मुझे पॉइंट ए दिखाना है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो देखिए
ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। वाई डायरेक्शन पॉजिटिव नीचे होगा और नेगेटिव ऊपर होगा। तो पॉइंट ए को अगर मुझे दिखाना है तो मुझे 120 यहाँ पे दिख रहा है और 30 नीचे जाना होगा। तो 30 इनके बीच में कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा। तो दिस पॉइंट इज पॉइंट ए 120, 30। इसके बाद मुझे पॉइंट बी चाहिए। पॉइंट बी इज 45 एंड -30। तो -30 यहाँ पे कहीं है। मैं इधर से आगे बढ़ता हूँ और 40 और 60 के बीच में कहीं 50 होगा और 50 और 40 के बीच में 45 होगा। तो मैं यहाँ पे बढ़ूँगा, मुझे पॉइंट बी मिल जाएगा। मैं बी को यहाँ दिखा दूंगा। अब मैं ए और बी को अगर मिलाऊंगा तो अपने आप ही इस एक्सिस पे कट करने वाला पॉइंट सी हो जाएगा। या अगर मैं चाहूँ तो चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे 82.5 में दिखा सकता हूँ। ये 60 है, ये 80 है, तो 82.5 ऑलमोस्ट, सॉरी ये 60 है, ये 80 है, तो इसके जस्ट बगल में कहीं 82.5 होगा। तो अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचूँ, ये ऐसे पास करेगा। तो दिस इज आवर सेंटर सी। अब मुझे सी, ए और बी मिल गया है। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, सी पे एक कॉम्पास रखूंगा। कॉम्पास का जो मेटालिक पॉइंटर है वो यहाँ रखूंगा और पेंसिल को यहाँ पे रखूंगा। कॉम्पास को अगर मैं रोटेट करूंगा तो वी विल हैव वन सर्कल एंड दैट सर्कल विल बी नोन एज मोर सर्कल। तो मैं यहाँ से ऐसे मोर सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि पॉइंट ए और बी से होके पास करती है। तो दिस सर्कल इज नोन एज मोर सर्कल। अब मुझे ए मिल गया है और सी मिल गए हैं। अब मुझे निकालना है एक ऐसा फेस जो कि 45 डिग्री इंक्लाइंड हो, यानी ये वाला फेस निकालना है। मैं इसे अब मिटा देता हूँ ताकि आपको मैं रोटेटेड स्ट्रेस एलिमेंट दिखा सकूँ। तो जो रोटेटेड स्ट्रेस एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके का है। इस रोटेटेड एलिमेंट में सिग्मा x1, सिग्मा y1, टाउ x1 y1, तो ये ट्रांसफॉर्म्ड एलिमेंट मिल गया। इसमें लगने वाला स्ट्रेस मुझे निकालना है। तो मैंने यहाँ पे इसे कह दिया फेस डी एंड दिस इज फेस डी डैश। तो ये डी मुझे पॉइंट डी से दिखेगा और ये डी डैश मुझे पॉइंट डी डैश से दिखेगा। तो अब देखिए कि इसके और इसके बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री पे डिफरेंस पे है। ये एंगल जो है 45 डिग्री है और ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये एलिमेंट मिलता है। तो अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्ट्रेस एलिमेंट का जो एंगल होता है वो मोर सर्कल में 2 गुना हो जाता है। यानी अगर यहाँ पे मैं 45 घुमा रहा हूँ तो मोर सर्कल में कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है वो 90 डिग्री के रोटेशन पे मिलेगा। तो 45 इंटू 2 यानी इसके परपेंडिकुलर मुझे जाना होगा 90 डिग्री। तो ये हमारा जो पॉइंट मिलेगा उसे हम डी कह देंगे और ये मुझे कैसे जाना होगा, ए से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्योंकि ये रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे मैं 2 इंटू 45 इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे लिख सकता हूँ। इतना जाने पे मुझे पॉइंट डी मिल गया। अब मैं अगर डी डैश निकालना चाहता हूँ तो 45 प्लस 90 यानी इसके बाद 90 डिग्री जाना होगा। तो मोर सर्कल में इसके बाद मुझे 180 जाना होगा, यानी इसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो पॉइंट होगा वो मुझे डी डैश मिलेगा। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास स्केल है या मैं ग्राफ पेपर पे अगर बना रहा हूँ तो ग्राफ पेपर पे मुझे ऑलरेडी यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और यहाँ का एब्सिसा मिल जाएगा। तो इससे मैं डी का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ यहाँ पे, जो कि सिग्मा x1 और टाउ x1 y1 को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे मुझे सिग्मा y1 और टाउ x1 y1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसे हमेशा हम पेंसिल के यूज से बनाएंगे और स्केल का यूज करेंगे ताकि इसको मेजर करके स्केल के मदद से और उसकी वैल्यू हम रिपोर्ट कर सकें। तो चूंकि हम इसे स्केल से डेवलप कर रहे हैं तो स्केल के पास हमारे पास जो प्लेन स्केल होते हैं उनमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं, हम 2 ही यूनिट तक रीड कर सकते हैं। तो बहुत क्लोज आंसर इससे नहीं निकलेगा, लेकिन जो हमने एनालिटिकल मेथड से आंसर निकाला था उसके करीब करीब ये नज़दीक आएगा। और इससे जो भी आंसर आएगा उसमें थोड़े बहुत एरर होंगे लेकिन उसको एक्सेप्ट किए जाएंगे, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन द मेथड ओनली, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एग्जैक्ट वैल्यू। अगर एकदम एग्जैक्टली मैं स्केल से बनाऊंगा प्रॉपर स्केल के साथ तो भले ही आंसर निकलेगी, लेकिन स्केल का एरर इसके साथ आ जाता है, इसलिए आंसर्स का जो लास्ट डिजिट है वो एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। तो मैं अगर निकालना चाहूँ तो यहाँ पे देख सकता हूँ ये
120 से थोड़ा कम है और हमारा आंसर जो आया था 120 और 100 के बीच में है और 110 से थोड़ा ज़्यादा है यहाँ का कोऑर्डिनेट। तो हमारा आंसर जो आया था वो 112.5 आया था। तो लग रहा है अगर स्केल से नापेंगे आपकी कॉपी में या ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो वो उतना आ जाएगा। उसके बाद टाउ x1 y1 जो था वो पीछे के केस में आया था 37.5। तो देखिए ये ऊपर में और नेगेटिव आई थी फेस, इस फेस के लिए -37.5 आया था। और आप अगर यहाँ से निकालना चाहें तो ये वैल्यू लगभग 37.5 के पास है और ऊपर निगेटिव वैल्यू मिलती है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे -37.5 मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट हमने -37.5 लिख दिया। अब मैं यहाँ पे इसको दिखाऊंगा क्योंकि ये सिग्मा x1 पॉजिटिव है तो मैं इधर दिखाऊंगा और ये निगेटिव है तो निगेटिव मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसे इस डायरेक्शन में दिखा दूंगा। फिर पॉइंट डी का अगर कोऑर्डिनेट में लिखना चाहूँगा तो ये मुझे आ जाएगा, देखिए 20 से 40 के बीच में है और हमारा आंसर जो आया था सॉरी 40 के आगे है, ये 40 के आगे है तो 52 पॉइंट समथिंग आया था 52.5। तो प्रॉपरली अगर मैं बनाऊंगा या आप बनाएंगे तो ये थोड़ा सा इधर जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये वैल्यू 52.5 आ जाएगा। और चूंकि ये एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में तो दोनों ही टेंसाइल आ गए, ये भी टेंसाइल और ये भी टेंसाइल। और इसकी वैल्यू जो है वो 37.5 आएगी पॉजिटिव में। देखिए नीचे 37.5 आनी चाहिए, थोड़ा सा इनएग्जैक्ट है इसलिए नहीं आया है। तो 37.5 मिल गया। अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। तो इस फेस में एंटी क्लॉकवाइज कब घूमेगा जब ये डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो जो लास्ट केस में हम लोगों का आया था आंसर एनालिटिकल मेथड से, सेम वही आंसर यहाँ से हम निकाल सकते हैं और शो कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट दीज थिंग्स यूजिंग मूर सर्कल मेथड। अब अगर मुझे निकालना हो कि प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना है तो मैं आगे का एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखूंगा आगे के वीडियो में। उसमें मैं बता पाऊंगा कि कैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन, ये सब चीज़ें कैसे निकालेंगे तो आगे की वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इसे सीखने की कोशिश कीजिए और कहीं अगर डाउट होता है तो आप मेरे से डेफिनेटली पूछिए, मुझे मैसेज कीजिए या कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। Meeting you in next video.